हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। पीवाईक्यूज की इस सीरीज में हमने अभी तक 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए हैं पिछले 5 साल में विभिन्न एग्जामों में, इनको हमने कवर कर लिया है। अगला सब्जेक्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। मैं बार बार सेम चीज रिपीट करता हूं कि क्यों ये पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है। दो मेन फायदे हैं। पहला कि एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाते हैं इन केस अगर ये दोबारा रिपीट होते हैं तो उस सिचुएशन में। दूसरा कि इससे आपको एक ट्रेंड समझ में आता है कि किस ट्रेंड में किस डिफिकल्टी लेवल पे आयोग ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, या जिस सब्जेक्ट के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उनको रिवाइज कर रहे हो, उससे आपको समझ में आता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से अभी तक पूछे गए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उसी दिशा में कर पाए। तो इसीलिए पीवाईक्यूज की ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम कवर कर चुके हैं। ये अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से पूछे गए क्वेश्चंस का रिवीजन शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स इन इंडिया आर। तो आर्थिक रूप से भारत में सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं इनमें से, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको इनका सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे तो हम सही आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स इन इंडिया आर। तो आर्थिक रूप से भारत में सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? ऑप्शन बी, धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स जो होती है ये बहुत ही पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक उदाहरण है। और मेनली जो हमारा धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, क्योंकि ये कर्नाटका का एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसलिए इन्हें धारवाड़ रॉक्स कहा गया है। और जो भी मेजर अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स, मेजर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारा आयरन ओर हो गया, बहुत ही हाई ग्रेड का आयरन ओर हमें धारवाड़ रॉक से मिलता है। इसके अलावा कॉपर हमें धारवाड़ रॉक से मिल जाते हैं, गोल्ड हो गया, लीड हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इनके अलावा एक मैग्नीज भी है। तो ये मिनरल्स हमें धारवाड़ रॉक से मिलते हैं, इसीलिए इसे इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रॉक्स बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द राइस बोल। चावल का कटोरा किस भाग को कहा जाता है? ये ऑप्शंस हैं। इनमें से चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन है, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी होने से, भूमि काफी उपजाऊ होने से चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए। और कोई इसका रीजन नहीं है, क्योंकि राइस की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही इजीली, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे होता है, इसलिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन कहते हैं। एक थोड़ा सा और इसमें पॉइंट ऐड करने वाली चीज है कि कई बार वो स्टेट पूछ देता है कि कौन से स्टेट के लिए, अगर स्टेट वाइज आप देखें तो छत्तीसगढ़ के लिए एक्चुअली राइस बोल वर्ड यूज होता है। छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए राइस बोल यूज होता है। अगर वो स्टेट के नाम देता है तो उसमें फिर छत्तीसगढ़ सही होगा। वैसे अगर वो रीजन देगा इसी तरह से तो फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाई पार्शियली इन हिमालयाज एंड पार्शियली इन प्लेन्स। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय में और आंशिक रूप से मैदानी इलाकों में स्थित है? वेल, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। उत्तराखंड सिंपल है, क्योंकि हमारा कुछ इलाका हिमालयी क्षेत्र में है, और नीचे नैनीताल, सॉरी, नीचे ये उधम सिंह नगर का इलाका, कुछ हरिद्वार और कुछ नैनीताल का इलाका भी ये प्लेन्स के एरिया में आ जाता है, इसलिए पार्शियली हिमालय में हो गया, पार्शियली प्लेन्स में हो गया। वेरएज अगर आप हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम देखेंगे तो ये मोस्टली हिमालय में ही है। नाउ, ऑन विच रिवर ओबरा डैम इज कंस्ट्रक्टेड। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इनमें से ओबरा बांध किस पर बनाया गया है? ऑप्शन सी, रिहांद नदी पे बनाया गया ओबरा बांध। ये कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे रिहांद नदी है, और इसी नदी पर ओबरा बांध बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी ही पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि दक्षिण गंगा निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? गोदावरी। दक्षिण गंगा क्यों कहा? क्योंकि गंगा की तरह यह भी काफी विशाल है। तो दक्षिण गंगा और साउथ अपने साउथ इंडिया में है, प्रायद्वीपीय भारत में ये इलाका और इधर, तो फिर इसलिए इसको दक्षिण गंगा कह दिया गया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जांपल ये पूछा है। पैरेलल क्रॉपिंग, आई होप पहले मैं आपको टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैरेलल क्रॉपिंग होता क्या है। सी सिंपली कई बार किसान क्या करते हैं, वो एक ही साथ एक ही खेत में दो फसलें जब बोई जाती हैं तो वो पैरेलल क्रॉपिंग है, समानांतर। एक ही एक ही लैंड एरिया में, डेफिनेट एरिया में जब आप सेम टाइम पे दो फसलें बोए या दो से अधिक, तो वो पैरेलल क्रॉपिंग हो गई। ये क्यों की जाती है? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो सॉइल है उसको, एक तो सॉइल इरोजन को रोक सके, सॉइल इरोजन इससे रुकता है। दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती क्योंकि अलग अलग फसल बोने से क्या हो, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से यूज हो रहे होते हैं ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फसल को दो बार दोनों एक साथ बो दें, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ डेफिनेट क्राइटेरिया होता है कि उस फसल को ही आप एक साथ बोएंगे। यहाँ पे उदाहरण जो है वो ऑप्शन बी सही है, वीट और मस्टर्ड। अब ऐसा क्यों होता है? पैरेलल क्रॉपिंग में आप वो फसल यूज करते हैं जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पे बेस्ड है, विच मीन कि वीट जो होगी उसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से वो डिफरेंट होंगे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मस्टर्ड को, क्योंकि तभी ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। अगर इन दोनों को सेम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो फिर ऐसे में तो ये एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगेंगे। तो फिर ना तो हो सकता है कि वीट अच्छे से ग्रो कर पाए और ना ही मस्टर्ड, या एक अच्छे से ग्रो कर पाए तो दूसरा ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप पैरेलल क्रॉपिंग नहीं करते। पैरेलल क्रॉपिंग उन दो फसलों की जाती है जिनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो अलग अलग हो, वो अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो वीट को चाहिए वो सॉइल से ले ले और जो मस्टर्ड को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपने लिए सॉइल से ले ले। उन दोनों के बीच किसी तरह का कंपटीशन ना रहे। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वीट प्लस मस्टर्ड है। इसमें मैंने आपको कह दिया कि आप वो क्रॉप ग्रो करते हैं जो कि कंपीट नहीं करती फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए, और एक दूसरे पे एक साथ इनको बो देने से एक दूसरे पे कोई उल्टा इफेक्ट, कोई गलत इफेक्ट नहीं होता। तो आई होप ये क्लियर हो गया पैरेलल क्रॉपिंग का क्या फिनोमेना है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एल्टीट्यूड आर अल्पाइन फॉरेस्ट फाउंड? तो अल्पाइन फॉरेस्ट किस एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं? अल्पाइन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2900 टू 3500, 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। ये ऊंचाई ओशियन से जो एवरेज ऊंचाई निकाली जाती है वो है। तो इस ऊंचाई पर अल्पाइन फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं। मेनली जो इतनी ऊंची हिमालयन रेंज में ऊपर की जो हिमालयन रेंज है वहां पे आप देखेंगे तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लो होता है, लो ऑक्सीजन लेवल है। दूसरा, वहां पे जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी हार्श होता है, काफी एक बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं, काफी हाई एल्टीट्यूड इलाका है। तो वैसे में अल्पाइन फॉरेस्ट वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो इन इलाकों में मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रबर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज? इंडिया में, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला। केरला फर्स्ट नंबर पर है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ रबर इन इंडिया। और फर्स्ट नंबर पे क्या है, ऑलमोस्ट 90% जो हमारा रबर प्रोडक्शन है हमारी पूरी कंट्री का, उसका ऑलमोस्ट 90% केरला ही प्रोड्यूस करता है। तो अपने आप ही वो फर्स्ट नंबर पर हो गया। बाकी मिला के केवल जो बाकी जो रबर प्रोडक्शन है थोड़ा बहुत तमिलनाडु में है हल्का फुल्का, और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है अपने इधर असम वसम इन तरफ को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है, बट वो अगेन 10% ही है, क्योंकि 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो केरला से होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रबर के मामले में। इसमें
थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड चाइना टॉप पे आते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड चाइना, ये टॉप 3 कंट्रीज है। और इनके बाद चौथे नंबर पे इंडिया आता है रबर प्रोडक्शन के मामले में। और इंडिया में कौन है? केरला है। तो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज इज कनेक्टेड विद कोडोराइट इंट्रूसिव रॉक्स? तो कौन सा खनिज संसाधन कोडोराइट इंट्रूसिव रॉक से जुड़ा हुआ है? वेल, यहाँ पे मैग्नीज जो है वो इसका सही आंसर है। मैग्नीज डिपॉजिट जो होते हैं वो हमें इन्हीं वो मेनली इंट्रूसिव रॉक्स में मिलते हैं। और किस तरह के इंट्रूसिव रॉक्स में मिलते हैं? वो हमें कोडोराइट इंट्रूसिव रॉक्स में मिलते हैं। तो मैग्नीज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज? तमिलनाडु के सी कोस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी सही है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट भी तमिलनाडु के कोस्ट को कहा जाता है, जो साउथ ईस्टर्न रीजन है। अगर ये इंडिया है तो ये जो साउथ ईस्टर्न रीजन है ये कोरोमंडल कोस्ट है मेनली। ऊपर इसकी तरफ जो है इधर में उत्तरी सरकार की, इसकी नॉर्थ बाउंड्री में उत्तरी सरकार का इलाका है, उससे नीचे फिर कोरोमंडल कोस्ट शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डब्ड एज लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म, इनमें से किसे कहा जाता है? लिविंग फॉसिल होते क्या है? कई बार हमें कई चीजों के कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं बहुत पुराने, जैसे कहा जाता है कि डायनासोर्स के फॉसिल मिले, या किसी और चीजें कोई ऐसी स्पीसीज होती है जिनकी अभी अभी वर्तमान में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट उनके फॉसिल्स हमें अलग अलग चट्टानों से, गुफाओं से या वेरियस प्लेसेस से हम उनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो उस बेस पे हम रिसर्च कर पाते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं कि इस तरह की स्पीसीज, कुछ ऐसी स्पीसीज हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो अभी लिविंग है, जो मतलब कि अभी प्रेजेंटली रह भी रहे हैं, वो जीवित हैं, बट उनके फॉसिल्स हमें मिले हैं काफी पुराने, विच मीन्स कि वो बहुत पुराने टाइम से सेम वे में रह रहे हैं, सेम, उनके में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो वही जो उनके लिविंग फॉसिल्स है मेनली, उसी सिमिलरिटीज जो है उनके बीच में डिफरेंट नहीं बनी है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बहुत लंबे टाइम से क्रिएट नहीं हुए हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका फंक्शन है, वो एक लंबे टाइम पीरियड के बावजूद उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो वो लिविंग फॉसिल्स हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कई चीजें जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, अब बैक्टीरिया बहुत टाइम से हमारे पास जो काफी प्रेजेंट में भी कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत इनिशियल फेज से हमारे साथ हैं, तो ऐसे में वो लिविंग फॉसिल्स हो जाते हैं। इसी तरह एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसके इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स में भी कई ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्फेनोडोन, ये एक रेप्टाइल कम्युनिटी का ये स्पीसीज है स्फेनोडन, और ये एक लिविंग फॉसिल है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे पीरियड से इनमें स्ट्रक्चरली, इनके फंक्शन में, इनमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, और इनसे रिलेटेड फॉसिल्स हमें मिले हैं। तो उन्हीं फॉसिलों को ये क्या करते हैं, प्रतिरूप एक तरह से है, जो फॉसिल्स हमें इनसे रिलेटेड मिले उन्हीं का ये प्रतिरूप है, तो इसलिए ये लिविंग फॉसिल। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। लिविंग फॉसिल से कई बार साइंस में सेक्शन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्फेनोडोन। स्फेनोडोन को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, और मेनली ये किस कम्युनिटी के हैं? ये रेप्टाइल कम्युनिटी के हैं। और लिविंग फॉसिल्स मैंने कहा कि ये क्या टर्म है, ये क्यों यूज किया जाता है? ऐसा टर्म जो कि किसी भी लिविंग स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमें बहुत लंबे टाइम पीरियड से वैसी ही नजर आ रही है जैसी कि उसके फॉसिल्स हमें बताते हैं, और उनका कोई क्लोज लिविंग रिलेटिव ना हो। तो मतलब कि लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पे आ चुके हैं, बट जितने भी अभी हैं वो बहुत लंबे पीरियड से वैसे ही हैं जैसे कि उनके फॉसिल्स से हमें पता लगता है। तो अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक नोन? भूकंप के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? कई कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार, बहुत बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फोकस। फोकस, जो अर्थ, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो किसी एक पॉइंट पे जहां से ये भूकंप निकला, जहां से एनर्जी रिलीज हुई, वो फोकस पॉइंट होता है। यहां से ये एनर्जी फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। जब इसके ठीक ऊपर जो पॉइंट है, क्योंकि एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर वो पॉइंट है जहां पे एनर्जी सबसे पहले पहुंचे,
ये जो अर्थक्वेक के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, वो अर्थ की सरफेस पे जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। नाउ कॉमन सी बात है कि सबसे कम डिस्टेंस ये कवर करने में यहाँ पे टाइम सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये सबसे कम डिस्टेंस है। इसके बाद अब जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, तो टाइम भी बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है यही एपिसेंटर माना जाता है। बाय डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले जो वेव्स हैं सरफेस पे जिस पॉइंट पे पहुंचती है वो एपिसेंटर है। बट क्यों कि सबसे कम टाइम इस पॉइंट पे पहुंचने में लगेगा, तो सबसे पहले वो इसी पॉइंट पे पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है। तो इसलिए फोकस के जस्ट अबव जो पॉइंट होता है वो एपिसेंटर होता है। इसके अलावा फोकस को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको ऑप्शन में फोकस ना दे, हाइपोसेंटर दे दे, और फिर आप हाइपोसेंटर और एपिसेंटर के बीच में कंफ्यूज हो जाएं। तो ऐसा मत करिएगा। फोकस को ही हाइपोसेंटर भी कहते हैं। एपिसेंटर सरफेस का पॉइंट है, और फोकस सरफेस के नीचे अर्थ में जहां से एनर्जी रिलीज हुई है वो पॉइंट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द सिटी। नो, हार्ट ऑफ द सिटी, शहर का हृदय किसे कहा जाता है? ये थोड़ा सा पॉपुलेशन डेंसिटी जो वाला जो सेक्शन है ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड है, जहां पे हम किस तरह से सिटी बसती है, किस तरह से सिटी के जो आउटस्कर्ट्स होते हैं वो बसते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, हार्ट ऑफ द सिटी किसे कहा जाता है इनमें से? वेल, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। मैं हल्का सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी सिटी है तो उसका एक मेन कोर होता है, ये जहां पे वो सिटी, जहां से बसना, जहां पे वो इनिशियल फेज में जहां पे वो सिटी रही होगी, कुछ जो बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, जो व्यापारिक गतिविधियां होंगी, वो जहां पे से शुरू हुई होंगी बहुत ही इनिशियल फेज में, तो यही कोर एरिया है, यही हार्ट ऑफ द सिटी है। इसे ही सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसके बाद शहर इसके चारों तरफ फैलना शुरू होता है। इसके बाद इसमें लेयर बननी शुरू होती है। तो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन हो गया, ये हो गया सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। देन ये होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन। इसके अलावा फिर थोड़ा और फैलती हैं सिटीज। तो उसके बाद आते हैं आपने रेजिडेंशियल, रूरल क्लास के, जो यहाँ पे मजदूर काम करते होंगे लोअर क्लास के, वो यहाँ पे रेजिडेंस में होते हैं। देन उसके बाद रेजिडेंशियल मिडिल क्लास आती है, और फिर उसके बाद एक और लेयर जिसमें कि आपके रेजिडेंस में होते हैं काफी अपर क्लास लोग जो होते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो मेजर जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, वो इस रिंग में इस तरह से वो या तो वो नियोजित की गई होती हैं। अगर वो नियोजित की गई हैं, अगर वो प्लांट सिटीज हैं, तो वो इस तरह से कुछ प्लांट की जाती हैं। तो आई होप समझ में आ गया हो। तो हार्ट ऑफ द सिटी किसे कहा? ये जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है, जहां पे मेन जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ द सिटी कहा है। जो मेन बिजनेस गतिविधियां हैं वो इस क्षेत्र में हो रही हैं, इस एरिया में हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस आर कवर्ड अंडर हुज ओनरशिप। तो भारत में सामान्य संपत्ति संसाधन किसके स्वामित्व में आते हैं? वेल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, स्टेट। स्टेट के ही अंडर में ये आता है। इनका जो स्वामित्व होता है वो स्टेट का होता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या सामान्य संपत्ति संसाधन क्या है? बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आप कोई गांव में रह रहे हैं, कोई कम्युनिटी, आप एक विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटी आप रहते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि कोई किसी इंडिविजुअल के नहीं है। मान लीजिए कुआं है, तो वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, तो वो किसका होगा? वो एक तरह से उस पे जो विलेज होता है पूरा, उसका अधिकार होता है, पूरे गांव का अधिकार है। हालांकि ओनरशिप इस पे विलेज की नहीं है। ओनरशिप किसकी है? वो स्टेट की है। स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार की है, कि वो एक तरह से वो राज्य का हो गया, पूरे राज्य की के स्वामित्व में वो आ गया। बट वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है? वो मेनली विलेज के द्वारा। कोई भी कम्युनिटी वहां पे होती है, विलेज की कम्युनिटी, उसके द्वारा वो यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हाँ, और किसी इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति या किसी एक प्राइवेट फर्म का इस पे कोई भी अधिकार नहीं होता है। इसी तरह, ये तो कुआं एक मात्र उदाहरण था। इसी तरह जैसे फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, तो कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो चराने के लिए चरागाह के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, कि वहां पे आप पशु अपने चरा सकते हैं। तो वो भी अपने सामान्य संपत्ति संसाधन है। किसके स्वामित्व में है? स्टेट के स्वामित्व में है। यूज कौन कर सकता है? कोई भी विद इन उस फॉरेस्ट के आसपास जो भी कम्युनिटी रहती है, जो भी लोग रहते हैं, वो उसे यूज कर सकते हैं।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसे नॉन एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज, नॉन एक्सक्लूसिव मतलब कि जिससे आप किसी को यूज करने के लिए मना नहीं कर सकते। कुआं का आप किसी से ये नहीं कर सकते कि यहाँ से पानी नहीं भरोगे। तो ऐसे नॉन एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज जो कि जिन पे जो यूज करने का राइट है वो बहुत सारे लोगों को होता है, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक फर्म को नहीं होता, बहुत सारे लोगों को होता है। और वो किसी एक कम्युनिटी या किसी एक विलेज के मेंबर हो सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। गंडक रिवर किस नदी प्रणालियों में से जुड़ी हुई है इनमें से? वेल, गंडक रिवर जो है ये एक्चुअली गंगा से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गंगा इस तरफ से जाती है, तो लेफ्ट तरीके से, लेफ्ट तरफ से ये गंगा गंडक जो है वो गंगा में आके जुड़ जाती है। लेफ्ट और राइट आपको पता होगा, किसी भी नदी का लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड किया जाता है कि जिस डायरेक्शन में बह रही है। गंगा ऊपर पहाड़ों से निकल के इधर पश्चिम बे ऑफ बंगाल में अगर जाती है तो वो इस दिशा में बह रही है। तो इसलिए अगर आप इस तरफ मुंह खड़े करके खड़े होंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 की सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन आई गेस कवर किया था इकोनॉमी वाले सेक्शन में, या वो थोड़ा डिफरेंट था शायद, बट वहां पे हमने सेक्स रेशियो की जो डेटा था उसे डिस्कस किया था। अगेन यहाँ पे केरला 20 का सही ऑप्शन है। राज्यों में सबसे जो है सेक्स रेशियो है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वो केरला का है, और ये कितना था? 1084 पर 1000 मेंबर्स। तो 1084 फीमेल थी वहां पे पर 1000 मेल में। और इसके अलावा हरियाणा में सबसे लेस था, लोएस्ट सेक्स रेशियो अगर पूछ देता मान लीजिए, इस बार उसने हाईएस्ट ना पूछ के लोएस्ट पूछ दिया, तो वो हरियाणा था। यहाँ पे कितना था? 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और यूटी में पूछ सकता है, यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी, इसका कभी डेटा पूछ देता है, तो वैसे में वहां पे सबसे जो ज्यादा था वो था पुडुचेरी में, और सबसे कम किस में था? दमन और दीव में। दमन और दीव हालांकि अब मर्ज हो चुके हैं दादर एंड नागर हवेली के साथ, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी में, तो वहां पर वो ऑप्शन दमन एंड दीव ही देगा। तो दमन एंड दीव यूटी है जहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो था। पुडुचेरी ऐसी यूटीज है जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो था। स्टेट्स में केरला हाईएस्ट है और हरियाणा लोएस्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंटेज? परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? तो सबसे ज्यादा जो वहां मान लीजिए ये टोटल लैंड है किसी भी एक स्टेट का, तो इसका सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई पूरे लैंड की किस राज्य में है, ये वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसका सही आंसर है पंजाब में। पंजाब का 98% जो लैंड है वो अंडर इरिगेशन आ जाता है, क्योंकि पंजाब में खेती बहुत ज्यादा है। पंजाब में इसके सबसे ज्यादा ट्यूबवेल का पानी, इसके अलावा अदर अदर रिसोर्सेज से कुछ रेन पे भरोसा, मतलब मानसून बेस्ड जो है उस ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन के थ्रू। तो मेनली 98% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पंजाब इज कवर्ड अंडर द इरिगेशन, तो इसलिए लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंटेज पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें जो है, ये मेनली इसने जनजातियां दे रखी हैं और इनके स्टेट्स दे रखे हैं कि किस स्टेट से रिलेट करती हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं बताया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विच मीन्स कि ये सही मैच नहीं है। कोनियक जो जनजाति है वो केरला की नहीं है, ये जो ट्राइब है ये नागालैंड की है। इसके अलावा थारू यूपी की ट्राइब है, गड्डी हिमाचल प्रदेश की है, टोडा तमिलनाडु की है, कोन्याक ट्राइब नागालैंड की है, वहां केरला की नहीं है, इसीलिए ये हमारा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसके अलावा इससे पहले हमने पॉलिटिकल जब हम पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स पढ़ा था, एनसीएसटीज। हमने पढ़ा था कि किस तरह से एनसीएसटीज पहले एनसीएससी के साथ ही मर्ज था, बाद में एनसीएसटी अलग कर दिया गया। हमने आर्टिकल पढ़ा था 338, कई बार वो आर्टिकल पूछ देता है कि एनसीएसटी ये जो ट्राइब्स हमारी किसमें
प्रावधान है इनके लिए, तो आर्टिकल 338 में हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रावधान है। तो ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिसीव वाटर फ्रॉम भागर नागल प्रोजेक्ट? तो भागरा नागल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए उससे किस राज्य के किस समूह को पानी उससे प्राप्त होता है? वेल, इसका सही आंसर है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन सी। भागरा नागल प्रोजेक्ट ये इन तीनों ही राज्यों का, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का एक तरह से जॉइंट वेंचर है। इन तीनों के द्वारा मिलकर इसे बात को बनाया गया था और यहीं से इन तीनों को पानी प्राप्त होता है। मेनली ये जो डैम है वैसे ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आप ये मत कर दीजिएगा कहीं ये 3 इससे वाटर इनको मिलता है तो ये डैम भी यहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो भागरा वैसे डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, बट यहाँ से पानी किसको जाता है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान को जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर फॉरेस्ट इज एसोसिएटेड विद? सोलर फॉरेस्ट कहां से एसोसिएटेड है? साउथ पेनिनसुलर हिल से। जो नीचे जो पहाड़ियां हैं साउथ में, पेनिनसुलर हिल्स, यहाँ पहाड़ियां हैं, यहां से एसोसिएटेड है सोलर फॉरेस्ट, सोलर वन। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन इज इन बिटवीन? सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया और चाइना। पहले तिब्बत के बीच में थी, बट अब नाउ डेज में ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है। which one among the following is not cold current? इनमें से कौन सी शीत धारा नहीं है? कैलिफोर्नियन, बेंगुएला, ओयाशिवो, ये तीनों ही कोल्ड करंट है। कौन सी कोल्ड करंट नहीं है? तो नॉर्वियन, ये वार्म करंट है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा इज फेमस फॉर विच चीज? वेल, ये ऑब्वियसली तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वन। सुंदरी वन की वजह से ही सुंदरबन नाम पड़ा है उसका। तो सुंदरी वन के लिए फेमस है। मैंग्रोव टाइप्स के ये वन होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट का ही एक टाइप है सुंदर जो वन है। हो सकता है कई बार वो टाइप्स में दे दे फॉरेस्ट के, तो वहां पे वो सुंदरी ना लिखे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको ऑप्शन में दे देगा। तो सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है जो कि सुंदरी वन जिनका की एक उदाहरण है, और सुंदरी जो वन है उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सुंदरबन पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज बिल्ट? हीराकुंड डैम किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? वेल, इसका सही आंसर है सन 2000, ऑप्शन बी। 2000 में ही इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कुछ कमिटमेंट किए थे कि कुछ वॉलेंटरी और कुछ ऐसे टारगेट बेस्ड टारगेट फ्री स्ट्रेटेजी की उसने बात की थी, जो कि फॉर एक स्टेबलाइज फर्टिलिटी के लिए, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी स्टेबल हो, इस चीज को वो करने के लिए। इसके अलावा जो अबॉर्शन है उसे एड्रेस करते हुए और मैटरनल हेल्थ को एड्रेस करते हुए, चाइल्ड सर्वाइवल, ये सारी चीजों को एड्रेस करते हुए 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सबसे पहले बनाई गई थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कई बार मिनिस्ट्री पूछ लेता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके तहत ये इसे कंट्रोल करता है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से करेक्टली मैच्ड है? तो कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है? इनमें से जो सही मैच्ड है वो है हरियाणा, ऑप्शन ए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया था। मिजोरम गलत है। मिजोरम सबसे पहले यूनियन टेरिटरी बना, मिजोरम डायरेक्ट स्टेट नहीं बना था। मिजोरम बना था यूनियन टेरिटरी। ये कब बना था? 21 जनवरी 1972, 1972। तो 21 जनवरी 1972 को सबसे पहले मिजोरम यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद यूनियन स्टेट बना बाद में, और ये बना 1987 में, 20 फरवरी 1987। तेलंगाना भी 2014 में ही बना था, बट डेट गलत है, 2 जून 2014 को बना था।
2 जून 2014। छत्तीसगढ़ भी नवंबर 2000 में बना था, बट ये 1 नवंबर 2000 को बना था, 20 नवंबर 2000 को नहीं। ये 3 स्टेट हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों एक साथ बने थे। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, देन हमारा उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, और फिर झारखंड बना कब? 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों सेम मंथ में ही बने थे। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन हरियाणा है, जो कि 1 नवंबर 1966 को ही बना है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड प्रोजेक्ट यूटिलाइजेस विच रिवर वाटर। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन उसने दोबारा रिपीट कर दिया। क्वेश्चन सेम है, इससे पहले भी यही क्वेश्चन आया, बट उसने क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के उसने कह दिया अभी कि किस रिवर का वाटर यूटिलाइज करता है। तो साफ सी बात है, जिस नदी पर बना है उसका वाटर यूटिलाइज करेगा। महानदी बना हुआ है तो महानदी का वाटर यूटिलाइज करता है। सेम क्वेश्चन पहले भी हमने देखा। और हीराकुंड डैम कहाँ पे है? हीराकुंड ये उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। सुनामी इनमें से किसका परिणाम है? सुनामी अर्थक्वेक का परिणाम है। जब आप बेसिक अर्थक्वेक पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा होगा या किसी बुक में, तो अर्थक्वेक का ही एक परिणाम सुनामी होता है, जो सबमरीन अर्थक्वेक्स होते हैं। सबमरीन अर्थक्वेक से क्या मतलब है कि जो ओशन के नीचे, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक्स आते हैं, उनमें उनके कारण से क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी अपने आप को वेव्स में ट्रांसफॉर्म करती है। सुनामी जो समुद्र में जो वेव्स होती हैं उसमें ट्रांसफॉर्म करती है, और तब बड़ी बड़ी लहरें बन के निकलती हैं। तो जो सुनामी है वो एक तरह का अर्थक्वेक ही है। कोई समुद्र के अंदर कोई लैंडस्लाइड हो जाए, सी फ्लोर पे कोई अर्थक्वेक हो, या कोई बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन। कई बार वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी सुनामी आती है। बहुत तेज वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, तो ऐसे में भी जो एनर्जी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट कर देती है, तो सुनामी में रिजल्ट होता है। तो मेनली यहाँ पे जो आंसर है वो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है। नाउ अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है। इंदिरा पॉइंट, ये आपने बेसिक जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा। निकोबार, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसका निकोबार जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट, वही एक ये गांव है, विलेज है। कहाँ है? निकोबार डिस्ट्रिक्ट में है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट मतलब कि अंडमान और निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का निकोबार डिस्ट्रिक्ट के इंदिरा पॉइंट एक विलेज है। यही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो ये है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डोंट हैव अ कोस्ट अलोंग मेडिटेरियन सी। इनमें से किस देश का जो तट है भूमध्य सागर के किनारे नहीं है? जर्मनी का नहीं है, ऑफ कोर्स। बाकी ये तीनों जो देश हैं, ये कहीं ना किसी तरह से मेडिटेरियन सी से जुड़ते हैं। जर्मनी मेडिटेरियन सी से नहीं जुड़ता। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। एज पर यूनाइटेड नेशन का 2015 का एस्टिमेट, हाउ मच विल बी द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2030। तो 2030 तक जो यूएन का जो 2015 का जो एस्टिमेट था, 2030 तक उसने कितनी जनसंख्या हो जाएगी एस्टिमेट लगाया था? ऑप्शन बी 8.5 मिलियन। 2015 में जो उनकी कैलकुलेशन थी उस हिसाब से 7.3 बिलियन लोग उस टाइम पे थे। उन्होंने कहा 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएंगे। देन 2017 में भी एक एस्टिमेट आया था, और 2017 के एस्टिमेट के हिसाब से 9.8 बिलियन 2050 में, और 11.2 बिलियन 2100 में, मतलब 2100 आप इसे कह सकते हैं। तो 2100 तक 11.2 बिलियन, और 2050 तक 9.8 बिलियन का एस्टिमेट भी लगाया गया। ये भी यूएन का ही एस्टिमेट है। तो या इतना था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, अगेन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे। सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है जिसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा एक और पार्ट आएगा, उसमें भी हम सेम वे में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग उन्हें डिस्कस करेंगे। बाकी नॉर्मल चीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है, कोई भी क्वेरी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा जो वीडियोस है उनकी लिंक के लिए या अदर नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ही डिस्क्रिप्शन में होगा।